बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 13 का फोर्थ टॉपिक है, दैट इज़ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो है एक साइंटिस्ट ओहम ने दिया करंट और वोल्टेज के बारे में। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across its ends provided the physical state such as temperature etc. of the conductor remains constant। ये ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वो जो करंट है वो उस कंडक्टर के एंड्स पे आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ में आपको एक कंडीशन दी गई है कि फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कंडक्टर की जो फिज़िकल स्टेट है वो कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाए या बहुत ज़्यादा फॉल कर जाए। अगर ऐसा होगा तो मे बी कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाए और उसकी वजह से ओहम्स लॉ जो है वो ओबे ना हो। तो इस पर्पस के लिए फ़िज़िकल स्टेट का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। फ़िज़िकल स्टेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया है। अब इस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म देखने के लिए स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है कि जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। ठीक हो गया। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें तो यहाँ पे इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट आएगा। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे हमने तो जो ओहम्स लॉ की फॉर्म पढ़ी है वो V = IR है, लेकिन वो V = IR बनने के लिए पहले ये वाले स्टेप्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आपने लगाया है इस कांस्टेंट का नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कितनी करंट को कंडक्ट करवा सकता है। ठीक हो गया। और कंडक्टेंस जो है ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। अभी हम रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखी I = GV, इस G की जगह आप रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्योंकि G जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो इस G की जगह मैं 1/R पुट कर दूँ अगर, तो इक्वेशन इस फॉर्म की बन जाएगी I = 1/R × V। अब ये R इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो V = IR, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट साइड मैंने शफल की है। तो ये जो है ये ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो R है, हेयर R इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग तो ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या चीज़ है। अगर आपके पास कोई एक इस तरह से कंडक्टर पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को आप जोड़ दें एक बैटरी के साथ और पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, तो बाय ओहम्स लॉ क्या होगा, जितना पोटेंशियल आप इसको सप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के अंदर से उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन करंट किस तरह से फ़्लो करता है, मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। जब ये चार्जेस मूव करेंगे इसके अंदर तो इस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं उसके साथ वो चार्जेस जो हैं टकराएंगे, तो क्या होगा, चार्जेस की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब यह है कि कंडक्टर जो है वो चार्जेस की मोशन को अपोजिशन ऑफर कर रहा है, उसके मोशन में रुकावट पैदा कर रहा है। तो इस रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब रेजिस्टेंस की ज़रा डेफिनेशन देखें अगर हम, तो रेजिस्टेंस है द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यानी कि आपके पास अगर कोई एक कंडक्टर है तो उसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारे एटम्स होंगे। जब उसमें से करंट पास करेगा तो वो एटम्स जो हैं चार्जेस को अपोज करेंगे, उनके साथ टकराएंगे, उनकी मोशन को कम कर देंगे। तो ये जो अपोजिशन है मटेरियल की वजह से, इसको आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस है। स्टूडेंट्स, ये ओहम्स लॉ का ग्राफ है। आप ग्राफ किस तरह प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ये हमने अप्लाई किया हुआ है। करंट क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल आप लेते हैं वाई एक्सिस पे। करंट जो है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज करंट पे नहीं कर रहा, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा और इसको
डिपेंडेंट वेरिएबल कहा। अब बाय ओहम्स लॉ हमने ये पढ़ा कि जितना आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा करंट जो है कंडक्टर में से फ्लो करता जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, वोल्टेज बढ़ाते जाएं, करंट भी बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों का एक लीनियर रिलेशन है। तो ओहम्स लॉ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है हमें, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल और करंट जो है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, हम कर रहे थे एंड पे ग्राफ देखा, उससे पहले हम रेजिस्टेंस देख रहे थे। हाँ जी, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के यूनिट्स हैं ओहम। इसका सिस्टम इंटरनेशनल में जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो है ओहम। सिंबल जो है, आप समटाइम्स ओहम पूरा नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए आप ये सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। अब ओहम को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो आपने पीछे देखा कि रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज ओवर करंट के इक्वल आई थी, यानी R इज़ इक्वल टू V ओवर I। तो अगर यहाँ से मैं रेजिस्टेंस का यूनिट लिखूँ 1 ओहम, वोल्टेज का यूनिट लिखूँ 1 वोल्ट, करंट का यूनिट लिखूँ 1 एम्पेयर, तो इस इक्वेशन से आप 1 ओहम को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 ओहम की क्या डेफिनेशन होगी? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम if a potential difference of 1 volt produces a current of 1 ampere in it। यानी किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम कब होगी? जब आप उस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पेयर करंट जो है उस कंडक्टर के अंदर सेट हो जाएगा। तो तब आप कहेंगे कि अब इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है। इसके अलावा भी जो रेजिस्टेंस है कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि मटेरियल की नेचर कैसी है। किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, किसी की रेजिस्टेंस कम होगी। हर मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल्स की रेजिस्टेंस एक जैसी होगी। जैसे हर मटेरियल की डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसी तरह हर मटेरियल की रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगी। डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, यानी कि डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, विड्थ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। ज़ाहिर बात है जितना बड़ा एरिया होगा उसके अंदर उतने ज़्यादा एटम्स होंगे, उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर करेंगे। तो दैट मीन्स के रेजिस्टेंस जो है नेचर के साथ साथ डायमेंशंस पे भी डिपेंड करती है और फिज़िकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो फिज़िकल स्टेट से फिर टेम्परेचर को अगर हम लें तो टेम्परेचर के ऊपर इस तरह डिपेंड करती है कि अगर आप किसी सिस्टम का, किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एटम्स की वाइब्रेशंस भी बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि उनकी कोलिजन के चांसेस चार्जेस के साथ बढ़ जाएंगे। तो इस तरह उसकी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर दें, वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी, तो मे बी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। मे भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर मटेरियल के साथ इस तरह नहीं होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। वो आप हायर लेवल पर जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 तरह की डिवाइसेस होती है हमारे पास। एक होती हैं ओहमिक डिवाइसेस और दूसरी होती हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। अच्छा जी, ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं? द डिवाइसेस फॉर विच ओहम्स लॉ होल्ड्स गुड एंड द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई एक ऐसा मटेरियल है जो ओहम्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो ओहम्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है तो उसके लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने ओहम्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था कि अगर पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यानी जितना पोटेंशियल देंगे उतना करंट। अगर आपने इतना पोटेंशियल दिया है इतना करंट, इतना पोटेंशियल अगर आपने दिया है तो इतना करंट आएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल मैंने ओहम्स लॉ वाला ग्राफ पिक किया है। और ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस के लिए अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो ओहमिक डिवाइसेस हैं उनके लिए इस ग्राफ ने होना है एक स्ट्रेट लाइन। तो अब ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं? मेटल्स हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि मेटल्स ओहम्स लॉ को फॉलो कर सकती हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जो दूसरी टाइप की डिवाइसेस हैं वो ऐसी डिवाइसेस हैं, द डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती आर कॉल्ड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। उनको हमने कहा नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, सेमीकंडक्टर डायोड।
अब जो किसी बल्ब का फिलामेंट है, ये क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी बल्ब को मतलब ऑन करते हैं, पीछे से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है उसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, करंट डिक्रीज़ होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो डिम होता जाएगा। अक्सर ऐसे जब बहुत ज़्यादा पीछे से आप वोल्टेज दे दें तो ऐसे अप्लाइंसेस जो हैं उनको हम बोलते हैं कि जल जाती हैं। इसका मतलब है कि वो उनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डिवाइस जो है वो काम करने के काबिल ही नहीं रहती। तो जो एक फिलामेंट बल्ब होता है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा होता। दूसरी जो एग्जांपल दी गई है आपको, सेमीकंडक्टर डायोड एग्जांपल दी है। सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका जो ग्राफ है ये बुक में दिया हुआ है, वो कुछ इस तरह से है। इस ग्राफ में आप देखें, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल और वाई एक्सिस पे आपने करंट दिया हुआ है। अब आपने ज़ीरो पोटेंशियल जब दिया तो करंट भी क्या होगी, ज़ीरो। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन पोटेंशियल की एक ख़ास वैल्यू होगी जिसके बाद करंट जो है वो अब्रप्टली इंक्रीज़ करेगा। अब आप देख रहे हैं आपने इससे आगे पोटेंशियल नहीं बढ़ाया, ये नहीं कि आपकी कर्व उधर को जा रही है, आपने इसके बाद पोटेंशियल इधर ही अगर कांस्टेंट रखें तो करंट बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट और वोल्टेज जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे। तो इस तरह जो है एक सेमीकंडक्टर डायोड ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता और ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस में आता है। हाँ जी, ओहम्स लॉ डिस्कस कर लिया। अब हम जो रेजिस्टर है उसके सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टर को दो तरीक़ों से हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको दो अरेंजमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। In electrical circuits there are two arrangements in which resistors can be connected। एक तो होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी रेजिस्टर को आप दो तरीक़ों से जोड़ सकते हैं, या तो आप उनको सीरीज़ तरीके में कनेक्ट कर लें या फिर आप पैरेलल वे में उसको कनेक्ट कर लें। तो जो पहला है, अगर आपने रेजिस्टर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज किया हुआ है तो क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है इसमें सारे रेजिस्टर जो होते हैं एंड टू एंड कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। यानी अगर ये एक रेजिस्टर है R1, ये R2 है, R3, इनको मैंने सीरीज़ में अगर कनेक्ट करना है तो क्या करूँगी, इसके एंड के साथ इसका एंड जोड़ दूँगी, सेकंड वाले के एंड के साथ इसका ये वाला एंड जोड़ दूँगी। इस तरह सारे रेजिस्टर्स जो होते हैं ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। जब ये इस तरह एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में साइड टू साइड जो होता है कनेक्शन होता है, साइड बाय साइड, तो वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पहले हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लें। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज़ विद वोल्टेज सोर्स V। ये कोई तीन रेजिस्टर हैं आपके पास जिनको आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज किया, और ये जो एंड्स हैं इन एंड्स के अक्रॉस आपने कोई बैटरी अप्लाई की हुई है जिसका पोटेंशियल है V। अब होगा क्या, जब सीरीज़ वे में आप कंबाइन करते हैं रेजिस्टर्स को तो इनमें से गुजरने वाला जो करंट है वो सेम रहता है। R1 में से भी वही करंट गुजरेगा जो R2 में से गुजर रहा है, और R2 में से भी वही गुजरेगा जो R3 में से गुजर रहा है। लेकिन करंट तो सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू V1 होगी, इसके अक्रॉस V2 होगी और इसके अक्रॉस V3 होगी। द करंट इज सेम थ्रू द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 बट द वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज V1, V2 एंड V3। अब जब इस तरह वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, करंट तो सेम है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम वोल्टेज को लेंगे कि तीनों वोल्टेजेस डिफरेंट हैं, तो तीनों वोल्टेजेस को ऐड कर दिया हमने तो हमारे पास ये कलेक्टिव वोल्टेज आ गया हमारे सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज है। तो बाय ओहम्स लॉ हमें पता है V = IR होता है। अगर V1 को लेना है तो साथ में R1। अब करंट के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि करंट सारे रेजिस्टर्स के अंदर सेम फ्लो कर रहा है। V2 = IR2 होगा, V3 = IR3 होगा। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं वोल्टेजेस की वैल्यू पुट कर दूँ, P =
IR1 प्लस V2 की जगह IR2 होगा प्लस V3 की जगह IR3 होगा। तो I1 को अगर I करंट चूँकि हर रजिस्टर के अंदर सेम है तो आप इसको ले लें कॉमन, तो अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ आप क्या करें, इस करंट को इस इक्वेशन इस साइड पे ले आएँ तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। V/I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इफ़ RE इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, यानी कि तीनों रेजिस्टेंसेस को मैंने जो पीछे लगाई थी उनको ऐड करूँ R1 R2 R3, तो उनको ऐड करने से जो रेजिस्टेंस आएगी उसको हम बोलेंगे RE। तो वो जो RE होगी वो V/I के इक्वल होगी, यानी कि इस V/I की जगह आपने RE पुट करना है, क्योंकि हमारे पास ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू है IR। अब हमारे सर्किट के अंदर टोटल पोटेंशियल कितना है, इतना है V, टोटल करंट कितना है I, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी तो वही लगेगी जो टोटल होगी, इसलिए यहाँ पे हमने RE यूज़ किया है। तो आप इस V/I की जगह RE पुट कर दें, तो इक्वेशन ये जो ऊपर वाली ये इस तरह से हो जाएगी, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारी फाइनल फॉर्म आ गई, यानी कि जब सीरीज़ में आपने मोर देन वन रेजिस्टेंसेस कनेक्ट की हुई हैं तो क्या होगा, जो आपके पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी वो सारे रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगी। इसका मतलब है ये वाली रेजिस्टेंस सबसे बड़ी आएगी। ठीक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इन सीरीज़ टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाली ये सारे रेजिस्टेंसेस से बड़ी होगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि R इज़ ग्रेटर देन R1 R2 एंड R3। इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसी तरह से मैंने तीनों रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। पहली की वैल्यू ले ली 3 ओहम, दूसरी की ले ली 5 ओहम, तीसरी की ले ली 1 ओहम। अब आपने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, R1 R2 R3 के सम के इक्वल होगी। तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, 3 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू होगी 9 ओहम। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये 9 ओहम जो है ये इन तीनों रेजिस्टेंसेस से बड़ा है, यानी कि जो आपने रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं कोई एक भी ऐसी नहीं है जो 9 से बड़ी हो। तो दैट मीन्स कि जो आपके पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी वो कनेक्ट की हुई सारी रेजिस्टेंसेस से बड़ी होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपने साइड बाय साइड कनेक्ट करना होता है। इसकी इस साइड को, इसकी इस साइड को, इसकी इस साइड को, सबको कनेक्ट करते हैं, इन तीनों की साइड्स को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे कोई पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया है V। अब जब आप पैरेलल वे में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंसेस को तो क्या होगा, सारी जो करंट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन पोटेंशियल जो है वो सारे रेजिस्टेंसेस में से एक जैसा ही गुजरेगा। ठीक हो गया। कंसिडर वी हैव 3 resistors connected in parallel, यानी साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V रिमेन सेम अक्रॉस ऑल, यानी कि पोटेंशियल सारी रेजिस्टेंसेस में से एक जैसा गुजरेगा, बट करंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ I1 I2 एंड I3। करंट जो है R1 में से I1 गुजरेगा, R2 में से I2 गुजरेगा, R3 में से I3 गुजरेगा। तो जो तीनों करंट्स हैं वो डिवाइड हो गए। अब आपका चूँकि पोटेंशियल सेम है, आप वो वाली इक्वेशन नहीं लेंगे, आप करंट वाली इक्वेशन लेंगे। आपने करंट वाली इक्वेशन ली, तीनों करंट्स ऐड होंगे। अब बाय ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाली रेजिस्टेंस होगी उसके लिए करंट की इक्वेशन बनेगी I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V2/R2 और I3 के लिए V/R3 के इक्वल होगी। जब मैंने इन तीनों करंट्स को पुट कर दिया अबव इक्वेशन में तो I इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 के इक्वल होगा। V चूँकि सब में सेम है, इसको आप कॉमन ले लें, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा जी, V आपने ले लिया था कॉमन, तो आपने क्या किया, उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं, I/V। तो यहाँ से वो वाली साइड बिल्कुल ऐसा ही होगी। तो I/V जो है इसको आप पुट कर सकते हैं किसके इक्वल, आपको पता है बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। वहाँ से हमने V/I को RE के इक्वल पुट कर सकते हैं। अगर इसको मैं उलट दूँ तो यानी I/V कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/RE। तो यहाँ पे जो है I/V
पी की फॉर्म में है हमारे पास, तो 1/RE पुट करेंगे हम इसकी जगह। ठीक हो गया, ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज्ड, यानी कि जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस टोटल या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आती है वो लगाई हुई सारी रेजिस्टेंसेस से छोटी आएगी। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल वही 3 वैल्यूज़ में ले लेती हूँ जो मैंने पीछे ली थी। तो R1 की जगह 1/3, यानी R1 की जगह R1 की वैल्यू पुट कर दी, R2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, R3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस सारे का आप ले लें एलसीएम, 15 आएगा। इधर आ गया आपके पास 5, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ जाएगा 15। इसको जब आपने ऐड किया तो 23/15, ये 1/RE के इक्वल था। इसको आप रिवर्स कर दें दोनों साइड्स को, तो ये हो जाएगा 15/23। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.6 समथिंग ओहम के इक्वल आएगा, यानी कि ये 1 ओहम से भी छोटी रेजिस्टेंस आई है अब आपके पास रिजल्टेंट। तो जो तीनों पार्ट्स लगाए थे 3, 5, 1, उन तीनों से ये छोटी है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस।